हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है आयोनिक इक्विलिब्रिया का लेक्चर नंबर थर्ड। लास्ट जो हमारा लेक्चर नंबर सेकंड था उसमें हम बात कर चुके हैं कि जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका जब हम डिसोसिएशन करते हैं किसी सोलवेंट के अंदर, तो उस सोलवेंट में जब हम उनका डिसोसिएशन करते हैं तो उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट या जिसे हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं वो क्या होता है। और ये जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इसका और इनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशन होते हैं, इतनी बातें हम लास्ट लेक्चर में करी थी। और हमने एक लॉ पढ़ा था लास्ट लेक्चर में जिसका नाम था ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ये लॉ हमें बोलता है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप किसी सोलवेंट में डिसोल्व कर रहे हो, तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन रहेगा वो उसके कंसंट्रेशन से, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपने लिया है उसके कंसंट्रेशन से अफेक्टेड होगा। यानी कि आप अगर उस सॉल्वेंट के अंदर उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसकी जो डिसोसिएशन की रेट रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो ये ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ था ये हमें बताता है कि कंसंट्रेशन से किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन अफेक्टेड होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें बताएगा कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन रहता है ये एक और कौन से फैक्टर से अफेक्टेड होता है, और उस फैक्टर का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है ये हम इस वीडियो लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं। इसे हम कंप्लीट समझेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट किस तरह से काम करता है, या कॉमन आयन इफेक्ट का क्या मैकेनिज्म होता है। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं और आप हेडिंग डाल लीजिए कॉमन आयन इफेक्ट। हालांकि ये कॉमन आयन इफेक्ट जो है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। कहाँ पे पढ़ाया था ये हमने आपको, ये हम आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने जब बफर सॉल्यूशन पढ़ा था तो बफर सॉल्यूशन में भी हमने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था। जब बफर सॉल्यूशन का वर्किंग मैकेनिज्म हमने देखा था तो वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा था, अगर आपको याद हो तो। चलिए खैर, अगर आपको नहीं भी याद है तो हम यहाँ पे बहुत डिटेल में कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए कि जब भी आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन करवाते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, मान लो हमारे पास में एक बीकर है और इस बीकर में हम किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन करवा रहे हैं। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं हम, मान लो हमने एसिटिक एसिड लिया है CH3COOH। हमारे पास में ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड का हमने एक सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएशन करवाया। और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि हमारा एसिटिक एसिड है इसके डिसोसिएशन से हमें कौन कौन से आयंस मिलेंगे, तो हमें दो आयंस मिलेंगे। हमें एसिटेट आयन मिलेगा जो कि हमारा होने वाला है CH3COO-, और हमें एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा। और ये जो डिसोसिएशन हुआ है, ये डिसोसिएशन की जो प्रोसेस रहेगी ये कैसी प्रोसेस रहेगी, रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब भी डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन के साथ साथ में उसमें फॉर्मेशंस की प्रक्रिया भी होती है जो कि वो आयोनाइज फॉर्म से अनायोनाइज फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। तो ये जो रिएक्शन रहेगी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी, और एक टाइम के बाद में इनमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। यानी कि ये जो दोनों रिएक्शन थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन, इन दोनों की रेट सेम हो जाएगी जिसे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमने डिसोसिएशन करवाया एसिटिक एसिड का, और इसके डिसोसिएशन से हमें दो तरह के आयन मिले, एसिटेट आयन और H+ आयन। अब आप अगर देखो तो इसका जो डिसोसिएशन का या इसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट K रहता है वो क्या रहता है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट K का फॉर्मूला अगर हम इसका लिखें तो क्या रहने वाला है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। यही होने वाला है ना केमिकल इक्विलिब्रियम से। अगर हम इसका कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखें, रेट कांस्टेंट, या इसे हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि आयोनाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, तो अगर इस K को हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट KI बोले तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। अब अगर आप देखें तो इसका जो कांस्टेंट है आयोनाइजेशन कांस्टेंट
कब बढ़ेगा कब घटेगा उसकी अगर हम बात करें, या आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कब इंक्रीज करेगी कब डिक्रीज करेगी, तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के लिए लिखा हमने ये फॉर्मूला, तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर एसीटेट आयन, ये जो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन है, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो K की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और K की वैल्यू इंक्रीज करेगी यानी कि डिसोसिएशन की रेट इंक्रीज करेगी, है ना। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि H+ आयन का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा इस सॉल्यूशन के अंदर तो भी K की वैल्यू बढ़ेगी, और जब एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो K की वैल्यू घटेगी, क्योंकि इनमें इन्वर्सली रिलेशन होता है। चलिए इसके बाद में हम आते हैं कि कॉमन आयन क्या होता है, या कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। अब ये जो आपने सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपने एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन करवाया है। अब अगर आप मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या डालेंगे आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक ऐसा आयन हो जो कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास भी वो आयन है, यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप इस सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हो उसके पास, और ये जो आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट किया उन दोनों के पास एक एक आयन सेम होना चाहिए, एक एक आयन उनमें कॉमन होना चाहिए, और उसको अगर आप इस सॉल्यूशन में ऐड करते हो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हुआ है ये डिसोसिएशन की रेट डिक्रीज कर जाएगी उस कॉमन आयन के आने की वजह से। ऐसा क्यों होता है उसे भी हम समझेंगे। तो हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं जिसमें कि एक कॉमन आयन मौजूद है, दोनों में सेम। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं, यहाँ पर सोडियम एसीटेट ले लेते हैं, क्योंकि सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड में ये जो एसिटिक आयन है या एसीटेट आयन है ये सेम होता है। तो हम यहाँ पे एक सोडियम एसीटेट ले लेते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो जब ये सोडियम एसीटेट डिसोसिएट करेगा इस सॉल्यूशन के अंदर, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम एसीटेट, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली होता है, और हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम जब डालते हैं तो उसका कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। और ये जब सोडियम एसीटेट जब हमारा डिसोसिएट करेगा तो हमें कौन कौन से आयन देगा, ये हमें देगा एसीटेट आयन प्लस इससे मिलेगा हमें सोडियम आयन। अब आप देखो तो ये जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड किया, जब हमने इस सॉल्यूशन के अंदर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो इस सॉल्यूशन के अंदर एसीटेट आयन भी आया और सोडियम आयन भी आया इस सॉल्यूशन के अंदर। किसकी वजह से, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट होने की वजह से। अब अगर आप देखो तो इस सॉल्यूशंस के अंदर भारी मात्रा में एसीटेट आयन इकट्ठे हो गए, भारी मात्रा में इसमें Na+ आयन इकट्ठे हो गए, और इसके में एसीटेट आयन जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से आए थे वो भी पहले से मौजूद थे, और H+ आयन भी पहले से मौजूद थे। अब अगर आप देखो तो ये जो H+ आयन होता है, ये H+ आयन्स इन एसीटेट आयन जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आए थे और जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से आए थे, उनका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये जो H+ आयन रहेगा, जो सॉल्यूशन में मौजूद H+ आयन था, ये H+ आयन रैपिडली इन एसीटेट आयन से जुड़ने लगेगा, इन एसीटेट आयन से ये रैपिडली जुड़ने लगेगा, इन दोनों के बीच में रैपिडली रिएक्शन होने लगेगी, रैपिडली इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा, बहुत तीव्र गति से या बहुत स्पीड से बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से ये जो H+ आयंस था, ये H+ आयन इन एसीटेट आयन से जुड़ने के बाद में क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर अब जो H+ आयन मौजूद था, जो कि कहाँ से आया था, जो कि आया था इस एसिटिक एसिड के डिसोसिएट होने से, उस H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगेगा, और एसिटिक आयन का फॉर्मेशन होने से सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगेगा, जिसकी वजह से जो K की वैल्यू रहेगी या आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी,
वो वैल्यू क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी वैल्यू। किसकी वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट के की। और हमें पता है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट के और डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर के की वैल्यू डिक्रीज करेगी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की, तो अल्फा की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करेगा। और ये डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि कॉमन आयन आ गया था। और कौन सा कॉमन आयन आया था, एसीटेट आयन कॉमन आयन आया था। और कहां से आया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया था। तो जब भी हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, और कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जिसके पास में उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक कॉमन आयन रहता है, तो उस कॉमन आयन के आने की वजह से वो कॉमन आयन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो दूसरा आयन से रहता है, कॉमन आयन को छोड़कर जो एक और आयन रहता है, उस आयन से कंबाइन कर जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से उस सॉल्यूशंस के अंदर उस पर्टिकुलर आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से के की वैल्यू गिरती है, के की यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की। और के की वैल्यू गिरने की वजह से या के की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो था, उसकी वैल्यू कम होने लगती है, और उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन की रेट डिक्रीज कर जाती है। तो आपको समझ में आया होगा कि कॉमन आयन इफेक्ट किस तरह से वर्किंग करता है, किस तरह से कॉमन आयन इफेक्ट का मैकेनिज्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है ये क्लियर हुआ होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट किस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिक्रीज करता है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।